शाहबानो मामला 1985 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम तलाकशुदा शाहबानों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि उनके पति को उन्हें गुजारा भत्ता देना चाहिए। कुछ भारतीय मुसलमानों ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अतिक्रमण माना और इसका विरोध किया। गांधी ने उनकी मांगों पर सहमति जताई। 1986 में भारत की संसद ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया, जिसने शाहबानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया। अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को कमजोर कर दिया और इस्लामी कानून के प्रावधानों के अनुसार तलाकशुदा महिलाओं को केवल इद्दत की अवधि के दौरान या तलाक के 90 दिनों के बाद तक रखरखाव भुगतान की अनुमति दी। ये संहिता की धारा 125 के विपरीत था। भारतीय पत्रिका बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स ने इसे गांधी जी के सहयोगी आरिफ मोहम्मद खान, जो उस समय संसद सदस्य थे, ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। आर्थिक नीति 1984 के आम चुनाव के लिए अपने चुनावी घोषणापत्र में उन्होंने किसी भी आर्थिक सुधार का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन पदभार संभालने के बाद उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने की कोशिश की। उन्होंने भारत की व्यापार नीतियों को उदार बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रस्तावित सुधारों के लिए उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने निजी उत्पादन को लाभदायक बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके ऐसा किया। औद्योगिक उत्पादन, विशेष रूप से टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट कंपनियों को सब्सिडी दी गई। विरोधाभासी उम्मीद थी कि इससे आर्थिक विकास बढ़ेगा और निवेश की गुणवत्ता में सुधार होगा। ग्रामीण और आदिवासी लोगों ने विरोध किया क्योंकि वे उन्हें समर्थक अमीर और समर्थक शहर सुधारों के रूप में देखते थे। गांधी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संबद्ध उद्योगों के लिए सरकारी समर्थन बढ़ाया और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों, विशेष रूप से कंप्यूटर, एयरलाइंस, रक्षा और दूरसंचार पर आयात कोटा, कर और शुल्क कम कर दिए। 1986 में उन्होंने भारत भर में उच्च शिक्षा कार्यक्रमों को आधुनिक बनाने और विस्तार करने के लिए शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। 1986 में उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली की स्थापना की, जो एक केंद्र सरकार आधारित शिक्षा संस्थान है जो ग्रामीण आबादी को कक्षा 6 से 12 तक मुफ्त आवासीय शिक्षा प्रदान करता है। उनके प्रयासों से 1986 में एमटीएनएल का निर्माण हुआ और उनके सार्वजनिक कॉल कार्यालयों, जिन्हें पीसीओ के रूप में जाना जाता है, ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन नेटवर्क विकसित करने में मदद की। उन्होंने 1990 के बाद लाइसेंस राज को काफी कम करने के उपाय पेश किए। विदेश नीति भारतीय विदेश नीति के विद्वान और कांग्रेस पार्टी के विचारक रेजा उल करीम लस्कर के अनुसार, राजीव गांधी की नई विश्व व्यवस्था के लिए दृष्टि भारत के अग्रिम पंक्ति में स्थान पर आधारित थी। लस्कर के अनुसार राजीव गांधी की विदेश नीति का संपूर्ण दायरा भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दुनिया के देशों की अग्रिम पंक्ति में बनाने की दिशा में था। लस्कर के अनुसार राजीव गांधी की कूटनीति उचित रूप से संतुलित थी ताकि आवश्यकता पड़ने पर समझौतापूर्ण और मिलनसार हो और अवसर की मांग होने पर मुखर हो। 1986 में सेशल्स के राष्ट्रपति फ्रांस एल्बर्ट रेने के अनुरोध पर गांधी ने रेने के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश का विरोध करने के लिए भारत की नौसेना को सेशल्स भेजा। भारत के हस्तक्षेप से तख्तापलट टल गया। इस मिशन को ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग नाम दिया गया था। 1987 में भारत ने ऑपरेशन राजीव जीतने के बाद भारत पाकिस्तान सीमा के विवादित सियाचिन क्षेत्र में कायद पोस्ट पर फिर से कब्जा कर लिया। 1988 के मालदीव तख्तापलट में मालदीव के राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयूम ने गांधी से मदद मांगी। उन्होंने 1500 सैनिक भेजे और तख्तापलट को दबा दिया गया। गुरुवार 9 जून 1988 को मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 15वें विशेष सत्र में गांधी जी ने परमाणु हथियार मुक्त विश्व पर अपने विचार व्यक्त किए, जिससे परमाणु हथियार मुक्त और अहिंसक विश्व व्यवस्था की शुरुआत के लिए कार्य योजना के माध्यम से साकार किया जाना था। हाल ही में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में प्रवेश करने के भारत के असफल प्रयास ने उनकी परमाणु अप्रसार नीति को सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण से जोड़ने की प्रतिध्वनि की, जिसे विश्व परमाणु संघ मान्यता देने से इनकार करता है। भारत द्वारा परमाणु अप्रसार को अनिवार्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन जैसी बड़ी परमाणु शक्तियों के हथियार नियंत्रण व्यवस्था के एक हथियार के रूप में देखा जाता है। पाकिस्तान फरवरी 1987 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति जिया उल हक दिल्ली आए, जहां उन्होंने राजस्थान और पंजाब की सीमाओं पर भारतीय सेना के नियमित सैन्य अभ्यास पर चर्चा करने के लिए गांधी से मुलाकात की। गांधी ने दिसंबर 1988 में इस्लामाबाद का दौरा किया और पाकिस्तान की नई प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से मुलाकात कर 1972 के शिमला समझौते की पुष्टि की। श्रीलंकाई गृहयुद्ध और श्रीलंकाई गृहयुद्ध में भारतीय हस्तक्षेप
श्रीलंका में गृह युद्ध लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE के साथ शुरू हुआ, जो श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग कर रहा था। गांधी ने 1986 में सार्क बैठक में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रणसिंघे प्रेमदासा के साथ इस मामले पर चर्चा की। उस वर्ष श्रीलंकाई सेना ने जाफना के तमिल बहुल जिले की नाकाबंदी कर दी थी। गांधी ने पैराशूट द्वारा क्षेत्र में राहत सामग्री गिराने का आदेश दिया क्योंकि श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय नौसेना को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। जुलाई 1987 में गांधी ने भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में तमिल बहुल क्षेत्रों में सत्ता के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई, LTTE को भंग कर दिया गया और तमिल को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया। गांधी ने कहा, भारत सरकार का मानना है कि कुछ समस्याओं और देरी के बावजूद, जिनमें से कई का पूर्वानुमान तो था, लेकिन इस तरह के बड़े पैमाने और जटिलता वाले मुद्दे के समाधान में अपरिहार्य थे। ये समझौता वैध तमिल हितों की रक्षा करने और श्रीलंका में स्थायी शांति सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। कुछ लोगों ने इस समझौते की आलोचना करना चुना है। श्रीलंका में तमिलों की वैध आकांक्षाओं को पूरा करने, उस देश में शांति बहाल करने और क्षेत्र में हमारी अपनी सुरक्षा चिंता को पूरा करने का इससे बेहतर तरीका किसी और ने नहीं दिखाया है। हमने एक ऐसी भूमिका स्वीकार की है जो कठिन है, लेकिन जिसे निभाना हमारे राष्ट्रीय हित में है। हम अपने दायित्वों और प्रतिबद्धताओं से पीछे नहीं हटेंगे। यह एक राष्ट्रीय प्रयास है। चंद्रशेखर ने 1989 में IPKF को वापस ले लिया। श्रीलंकाई गार्ड द्वारा हमला, भारत के प्रधानमंत्रियों पर हुए हत्या के प्रयासों की सूची। 30 जुलाई 1987 को गांधी के श्रीलंका जाने और भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद विजिथा रोहाना नामक एक सम्मान गार्ड ने अपनी राइफल से उनके कंधे पर वार किया। गांधी की त्वरित सजगता ने उन्हें चोटिल होने से बचा लिया। उसके बाद गार्ड को उनके सुरक्षाकर्मियों ने घसीटकर बाहर निकाल दिया। गार्ड ने कहा कि उसका इरादा गांधी को मारना था क्योंकि उसने श्रीलंका को नुकसान पहुंचाया था। विजय मुनि को 2 साल की कैद हुई थी, जोड़ हमले के लिए आधा साल की सजा। गांधी ने बाद में इस घटना के बारे में कहा, जब मैं गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण कर रहा था और एक व्यक्ति के पास से गुजर रहा था, तो मैंने अपनी आंख के कोने से कुछ हरकत देखी। मैं एक रिफ्लेक्स एक्शन में थोड़ा नीचे झुका। मेरे झुकने से वह मेरे सिर से बच गया और वार का सबसे बड़ा हिस्सा मेरे बाएं कान के नीचे कंधे पर आया। राजीव गांधी जी की हत्या। राजीव गांधी की आखिरी सार्वजनिक सभा 21 मई 1991 को श्रीपेरम्बदूर में हुई थी, जो मद्रास वर्तमान चेन्नई से लगभग 40 किलोमीटर 25 मील दूर एक गांव है, जहां श्रीपेरम्बदूर लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करते समय उनकी हत्या कर दी गई थी। रात 10:10 बजे एक महिला, जिसकी बाद में पहचान 22 वर्षीय कलैवानी राजारत्नम के रूप में हुई, जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम की सदस्य थी, सार्वजनिक रूप से गांधी के पास आए और उनका अभिवादन किया। फिर वह उनके पैर छूने के लिए नीचे झुकी और अपनी ड्रेस के नीचे रखी 700 ग्राम 1.5 पाउंड RDX विस्फोटक से लदी एक बेल्ट में विस्फोट कर दिया। विस्फोट में गांधी, राजारत्नम और कम से कम 14 अन्य लोग मारे गए। हत्या की घटना को एक 21 वर्षीय स्थानीय फोटोग्राफर ने कैद किया, जिसका कैमरा और फिल्म घटनास्थल पर मिली थी। हरिबाबू नाम के कैमरामैन की विस्फोट में मौत हो गई, लेकिन कैमरा बरकरार रहा। गांधी के क्षत विक्षत शरीर को पोस्टमार्टम, पुनर्निर्माण और शव संरक्षण के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया। परिणाम: 24 मई 1991 को गांधी जी के लिए राजकीय अंतिम संस्कार किया गया। इसका सीधा प्रसारण किया गया और इसमें 60 से अधिक देशों के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। उनका अंतिम संस्कार यमुना नदी के तट पर वीर भूमि पर उनकी मां इंदिरा गांधी, भाई संजय गांधी और दादा जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थलों के पास किया गया। न्यायमूर्ति के.टी. थॉमस द्वारा दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने पुष्टि की कि गांधी की हत्या लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन द्वारा भारतीय शांति सेना IPKF को श्रीलंका भेजने और श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ IPKF के अत्याचारों से उत्पन्न व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण की गई थी। गांधी प्रशासन ने मालदीव में 1988 के सैन्य तख्तापलट को पलटने के लिए PLOT जैसे अन्य तमिल उग्रवादी संगठनों को पहले ही नाराज कर दिया था। निर्णय में आगे भूख हड़ताल में थिलीपन की मौत और अक्टूबर 1987 में एक जहाज में 12 लिट्टे कैडरों द्वारा आत्महत्या का हवाला दिया गया है। जैन आयोग की रिपोर्ट में राजीव गांधी की हत्या में विभिन्न लोगों और एजेंसियों को संदिग्ध बताया गया है। उनमें से मौलवी चंद्रास्वामी पर हत्या के वित्तपोषण सहित इसमें शामिल होने का संदेह था। राजीव गांधी की हत्या के पीछे 5 सदस्यीय दस्ते की एकमात्र जीवित सदस्य नलिनी श्रीहरन आजीवन कारावास की सजा काट रही है।
14 जून 1991 को गिरफ्तार, उसे और 25 अन्य को 28 जनवरी 1998 को एक विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। अदालत ने 11 मई 1999 को नलिनी सहित 4 दोषियों की मौत की सजा की पुष्टि की। नलिनी श्रीहरन उर्फ मुरुगन नामक एक लिट्टे ऑपरेटिव की करीबी दोस्त थी, जो मामले में एक अन्य दोषी है जिसे मौत की सजा सुनाई गई है। नलिनी ने बाद में जेल में एक लड़की हरित्रा को जन्म दिया। अप्रैल 2000 में नलिनी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। राजीव की विधवा सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप किया और नलिनी के मां होने के आधार पर उसके लिए क्षमादान की मांग की। बाद में ये बताया गया कि गांधी की बेटी प्रियंका ने मार्च 2008 में वेल्लोर सेंट्रल जेल में नलिनी से मुलाकात की थी। नलिनी ने गांधी की हत्या पर अफसोस जताया और कहा कि असली साजिशकर्ता अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। अगस्त 2011 में भारत के राष्ट्रपति ने मुरुगन और मौत की सजा पाए 2 अन्य सुथेंद्र राजा उर्फ संथन और पेरारिवलन उर्फ अरिवू की क्षमादान याचिका को खारिज कर दिया। तीनों दोषियों को 9 सितंबर 2011 को फांसी दी जानी थी। हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और उनकी याचिकाओं के आधार पर उनकी फांसी पर 8 सप्ताह तक रोक लगा दी। 2010 में नलिनी ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रिहाई की मांग की थी क्योंकि उसने 20 साल से अधिक जेल में बिताए थे। उसने तर्क दिया कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले दोषियों को भी 14 साल बाद रिहा कर दिया जाता है। राज्य सरकार ने उसके अनुरोध को खारिज कर दिया। मुरुगन, संथन और पेरारिवलन ने कहा है कि वे सामान्य अपराधी नहीं बल्कि राजनीतिक कैदी हैं। 18 फरवरी 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुरुगन, संथन और पेरारिवलन की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, यह मानते हुए कि उनकी दया याचिका पर फैसला करने में 11 साल की देरी ने उन पर अमानवीय प्रभाव डाला। 19 फरवरी 2014 को तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में एजी पेरारिवलन और नलिनी सहित सभी 7 दोषियों को रिहा करने का फैसला किया। भारत सरकार ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने मामले को संविधान पीठ को भेज दिया। जैन आयोग की रिपोर्ट ने विवाद पैदा कर दिया जब इसने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि पर हत्या में भूमिका का आरोप लगाया, जिसके कारण कांग्रेस ने के गुजराल सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और 1998 में नए चुनाव कराए। एलटीटीई के प्रवक्ता एंटोन बालासिंघम ने भारतीय टेलीविजन चैनल एनडीटीवी को बताया कि यह हत्या एक बड़ी त्रासदी, एक ऐतिहासिक त्रासदी थी जिसका हमें गहरा अफसोस है। दिल्ली में गांधी के दाह संस्कार स्थल पर वीरभूमि नामक एक स्मारक का निर्माण किया गया। 1992 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की स्थापना की गई। उनकी मृत्यु के बाद से 21 मई को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस घोषित किया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।